बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और प्रोग्राम में जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले दिफाई माहिदे के हवाले से ट्राईलैटरल जो दिफाई माहिदा है सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान, इसराइल को बदहवासी तारी हो गई है और उसने इस पर अपने कंसर्न शो कराने शुरू को मुश्किलात पैदा होती नज़र आ रही हैं अपने लिए। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दिफाई माहिदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अलामत है। इसी हवाले से अगर हम बात करते तो बहरीन की जानिब से भी इसका खैर मकदम किया गया है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से नताइज आ चुके हैं और नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने तो ऐलान किया है कि जी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। मामलात किस हद तक आगे बढ़ते हैं, क्या पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को मान लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त बन चुका है। बहुत सारे अपसेट्स भी हुए हैं उसमें। इसके साथ साथ हम बात करें ऑपरेशन रद्दुल फितना के हवाले से जो बलूचिस्तान में जारी है। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ईरान अमरीका डील के हवाले से बात की जाए तो नई शराइत ईरान ने रखी है। मोहसिन नकवी साहब तेहरान में मौजूद हैं और एक बड़े अहम विजिट पर हैं। उनकी अब्बास रागची साहब से मुलाकात भी हुई है। प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन करिए वीडियो लिंक पर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो ट्राईलैटरल डिफेंस डील हुई है तुर्किया, सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, इसराइल ने इसको ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया है और उनको थोड़े से उनके औसान ख़ता हुए हैं। कैसे देखती हैं आप इसको, इस बयान को? इसराइल के औसान ख़ता होने चाहिए। इसराइल अगर कोई इस मुआहदे का जो है वो टारगेट हो सकता है या किसी को नुकसान हो सकता है या जिसको खौफजदा होना चाहिए वो इसराइल ही है। इसराइल के बिल्कुल औसान ख़ता होना चाहिए क्योंकि ये मुआहदा ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव है और डिफेंस भी किससे, वो टेररिज्म से। तो जो टेररिस्ट हैं वो कौन है? वो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है एक इंडिया और फिर इसराइल। फादरलैंड वालों को भी बड़ी परेशानी हुई है। मदरलैंड को भी परेशानी है, फादरलैंड को भी परेशानी है। तो अम्मा अब्बा दोनों परेशान हैं। अब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हम एक मुआहदा कर लें जिसमें हम यूएई को शामिल कर लें और साथ में ग्रीक साइप्रस जो है उसको भी हम शामिल कर लें, भी एक जो है वो एक अरेंजमेंट कर लें, एटलीस्ट ऑप्टिकली तो वो दिखाई दे कि जी हम भी मुआहदा करके बैठ गए हैं। और याद रखिएगा कि इस मुआहदा, अगर ये कोई कागजी मुआहदा भी होता है तो ये इंडिया के ताबूत में आखिरी कील होगा। एक बहुत बड़ी आबादी है, बड़ा उन्होंने अपना भरम रखा हुआ था। वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद को कहते थे, सेकुलर कहते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। मोदी की गवर्नमेंट के बाद से जो उनके नैरेटिव की तबाही और बर्बादी हुई है, उससे पहले की तमाम हुकूमतों ने उनका नैरेटिव कम से कम संभाला हुआ था और वो पूरी दुनिया में बुरा नहीं था। तो अगर ये इस तरह का कोई मुआहदा एक जेनोसाइडल मैनियक, एक अपार्टाइड स्टेट के साथ, सो कॉल्ड स्टेट के साथ मिलकर ये इस तरह जो है उसको वाकई अब्बा जी मानने पे बिल्कुल ही आमादा हो जाते हैं, तो इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के साथ साथ जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी इनसे दोबारा जो है उसको वो कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। जी, अभी ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के अंदर भी उनकी पब्लिक ओपिनियन के अंदर बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि हमले से 2 दिन पहले तो वो तल अबीब में बैठे हुए थे। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि भले जो भी कोई कहे, इजराइल ने हमला करने से पहले इनको बताया नहीं हुआ था। ये एक दिन वहां मौजूद थे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनको ये भी इतना भी एतमाद में नहीं लिया था। और दूसरी तरफ ये देखें इन्होंने कितने बुरे तरीके से ईरान के पूरे इस एपिसोड को जो है वो डील किया। ईरान के साथ इनके ताल्लुकात भी हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं उनके साथ। तो ये उनकी पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे जिससे इन्होंने सारी फंडिंग निकाल ली। फिर एक देखें, सिर्फ एक लीडर की बात नहीं है, उनकी आयतुल्लाह खामनाई की स्पिरिचुअल रेलेवेंस जो है ना, इमोशनल रेलेवेंस बहुत ज्यादा थी। तो अगर आप अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ताजियती नोट भी नहीं लिखते हैं तो पता नहीं फिर आप इजराइल के साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं। उनके हमले पे, उनके ऊपर हमले की मजम्मत तक नहीं की गई, सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर उन्होंने कंडोलेंस तक नहीं की। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शाज़िया साहिबा, इस माहिदे की बात करें तो इसराइल के कुछ तुर्किया से भी खदशात और ताल्लुकात में रिफ्ट्स हैं
और अभी हमने पिछले दिनों सुना था कि तुर्किया के खिलाफ इसराइल जो बयानात दे रहा था बड़े जारहाना थे। तो आपको लगता है कि अब उसके कदम जहां पे थे वो रुक गए, क्योंकि पाकिस्तान तो अब जाके सऊदी अरब के साथ उनके 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, और जो कुछ वो पाकिस्तान के अंदर गुल खिला रहे हैं फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के साथ मिलके, पाकिस्तान भी नजर रखे हुए है और पाकिस्तान ने सर पे पहुंच के उनको वार्निंग दे दी है। इससे ज्यादा वार्निंग और क्या हो सकती है, और उनको इस बात की समझ आ गई है कि अब, क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के हिसाब से है, दूसरा ये किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, और तीसरा ये कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, तो दहशतगर्द फिर कौन है? दहशतगर्द तो यही है, और इन दहशतगर्दों को अब समझ आ गई है कि तुर्की के साथ इजराइल के रिलेशन जो हैं वो फंक्शनल हैं। इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने आज तक इनको तस्लीम नहीं किया हुआ है। लेकिन नफ्ताली बेनेट जो कि फ्यूचर के प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वो अपनी तकरीरों में बहुत ओपनली ये कहना शुरू हो गए थे इस मुआहदे से भी पहले कि एक सुन्नी एक्सेस से मुझे बहुत खतरा है, और उस सुन्नी एक्सेस में अब हमारा अगला जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुर्की है। और क्यों दुश्मन है? क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के टाइम से जो पूरा सीरिया है, एटलीस्ट जितना तुर्की के बॉर्डर से लगता है, और फिर जो यानी इनकी आपस में इंटरेस्ट जो हैं वो कोलाइड कर जाते हैं। जो आप ग्रेटर इजराइल की बात करें, और अगर तुर्की जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहे, तो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के पास ज्यादा पावर भी है, तुर्की के पास ज्यादा एक्सेस भी है, और अगर तुर्की जो है वो सीरिया के अंदर बशार अल असद की गवर्नमेंट को टॉपल कराने में जो है वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो इजराइल को बहुत अच्छी तरह से पता है। एक रीसेंट इंटरव्यू में नेतन्याहू से किसी ने पूछा कि जी आप डिप्लोमेटिकली बहुत आइसोलेट हो गए हैं, वन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं दे आर जस्ट टेकिंग अदर साइड्स, दे आर नॉट इवन मेंशनिंग योर नेम। तो नेतन्याहू ने उसके जवाब में कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक दूर बहुत छोटा सा मुल्क इंडिया वो मेरा दोस्त है। तो वो अभी भी उसको कहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की दोस्ती का भरम इन्होंने जरूर रखा है, और उस पर फिर अब कर क्या रहे हैं? अब ये नैरेटिव, एक और छोटा सा मुल्क है जिसका डीएनए मैच करता है, ना एक बिल्कुल अफगानिस्तान। डीएनए मैच करता है। और इस बात को आप हम तो जरा तफन्नन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडियंस जो हैं वो इजराइल में जाकर इजरायली सिटीजनशिप ले रहे हैं, क्योंकि इजराइल के तो एक पूरा इनका प्रोपोगेंडा है ना कि हमारे 12 ट्राइब थे, जो कैनान के, जेफाइट्स के और सैमाइट्स, जो हजरत नूह के 3 बेटे थे, तो वो तीनों जो हैं वो फैल गए पूरी दुनिया में, तो हमारे 12 ट्राइब्स हैं। तो इन्होंने बड़ा एकेडमिकली रिसर्च करके ये बात जो है, ये प्रोपोगेंडा बहुत फंडेड करते हैं, एकेडेमिया शामिल कर लेते हैं, इंटेलिजेंशिया। तो एक ट्राइब उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है जनाब इंडिया के अंदर भी। तो इंडिया के अंदर भी जो है वो अब जी वक्त के साथ साथ वो अपना मजहब बदल गए, लेकिन वो वही सेमाइट्स हैं, वो हमारा एक ही लॉस्ट ट्राइब है। तो उस लॉस्ट ट्राइब के नाम पे इंडियंस जो हैं उनको भी इजराइल में कह रहे हैं कि आप भी आ जाएं और हम यहाँ से फलस्तीनियों से जगह छीनेंगे, तो हम यहाँ पे डेमोग्राफिक जिस तरह हमने चेंज करने हैं, प्लस इंडिया उनसे जिस तरह इजराइल ऑपरेट हो रहा है उससे उसकी मशावरत भी ले रहे हैं। यही कश्मीर के अंदर भी रेप्लिका हमें नजर आता है, मकबूजा कश्मीर में इंडिया उस तरीके से 7 सिस्टर स्टेट्स को और कश्मीर को ऑपरेट, जो मुआहदा है ये इनके लिए इस लिहाज से भी बहुत डेंजरस है कि ये कभी उसके बारे में नैरेटिव फैला रहे हैं कि जी ये तीनों अमेरिका के बहुत करीब हैं और ये अमेरिका जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हालात कुछ बदलेंगे नहीं। अब आप ये समझे कि ये तीनों अमेरिका की जगह ले लेंगे और हमारा साथ देंगे। एक नैरेटिव ये फैला रहे हैं, दूसरा नैरेटिव फैला रहे हैं जी ये ईरान के खिलाफ है, और तीसरा इनका नैरेटिव ये है कि जी ये इस्लामिक नेटो है। अब जितना भी प्रेस रिलीजेस में, क्योंकि इसके टेक्स्ट तो हमारे पास आया नहीं, तो उनका ये तीनों चीजों को निगेट किया जा रहा है कि जी ना तो ये ईरान के खिलाफ है, ना ये इस्लामिक नेटो है, इसमें बहुत से और मुल्क शामिल हो सकते हैं, ये ग्लोबल साउथ की सिक्योरिटी का एक स्ट्रक्चर है, और चाइना के जो इंडिविजिबल सिक्योरिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ 1-on-1 मैप होता है। और चाइना ने तो ऑफिशियली कह दिया है कि वो खैर मकदम करते हैं इस पूरी बात का। इवन बहरीन, सवाल जवाब मिल नहीं रहा। इवन बहरीन ने भी कह दिया है, आज उनके वजीर खारजा ने फोन करके बल्कि मुबारकबाद दी है हमारे वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को।
बिल्कुल, और इसमें यह है कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होंगे ना, कि अब एक जब अलायंस बनती है तो जरूरी नहीं है कि हर आने वाला मुल्क जो है वो जो पॉइंट्स हैं या जो क्लॉजेज हैं वो सब पर वैसे ही एप्लीकेबल हों। तो जो ये तीन जो हैं इस रीजन के अंदर अपनी डिटरेंस से, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेररिज्म है, उसको मीडिएशन से, कंसल्टेशन से हल करेंगे। प्लस इनके पास डिटरेंस भी है कि ये अगर एक्शन करने पे आए तो कर भी लेंगे। तो बाकी कंट्रीज जो है वो इनकी अम्ब्रेला में जाएंगे विद डिफरेंट क्लॉजेस, और वो क्लॉजेस भी पब्लिक नहीं होंगी। तो उस पे भी हम सिर्फ कयासराई करेंगे। लेकिन ये जो होलिस्टिक पैक्ट हुआ है इसके अंदर बहुत से ममालिक शामिल जरूर होंगे, लेकिन हर एक का फिर इन तीन के ट्रियो के साथ जो है वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, जिसमें इजिप्ट का नाम है, कतर का, कुवैत का, इवन सोमालिया का जो है, हमने सोमालिया के साथ एक डिफेंस जो है वो प्रोक्योरमेंट और ट्रेनिंग का मुआहदा ऑलरेडी कर लिया है। तो और ईरान इसमें शामिल हो सकता है। चाइना का ये ब्रेन चाइल्ड है, उसने ऑफिशियली कह दिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर अराची ने कहा है कि हमें नहीं इससे कोई ईरान। तो ये सब एक पेज पे थे, और ये नहीं था कि रात को सोए सुबह उठ के इन्होंने कहा वो हम कोई मुआहदा कर लेते हैं। कम से कम 2-2.5 साल से इस पे काम हो रहा था। और मैं किसी जो है ना ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, जैसे एक पुराने जमाने का बाजा अड़ जाता था तो फिर वो एक ही ट्यून बजाना शुरू कर देता था, कम से कम 2 महीने से तो मैं किसी ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह यही कहती चली जा रही हूँ कि पाकिस्तान ये जो मीडिएशन कर रहा है, दैट्स आल्सो जस्ट अ चैप्टर ऑफ अ लार्जर बुक, and that book is an indigenous organic plan security arrangement for this region, कि हमारे जो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हमें बाहर से थानेदार ना बुलाना पड़े। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये जो कह रही है वो सच है तो फिर तो हमें यहाँ से अमेरिका सर पे पांव रख के भागता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो तो नहीं जा रहा, बल्कि उसने तो कोई मुजम्मती बयान भी एज सच नहीं दिया है। तो ये चीजें बहुत सटल होती हैं। तो आप ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ईरान के बड़े अहम दौरे पे गए हुए हैं, उनकी अब्बास अरागची से मुलाकात हुई। गल्फ की सिचुएशन आप देखें, ईरान ने दोबारा अपनी टर्म्स जो हैं उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है? वो कहते हैं हमने तो हथियार नहीं डाले, और बात यही आती है कि पीस टॉक के लिए आप बराबरी की सतह पे आके बैठेंगे। तो आपको लगता है कि कोई हुर्मुज और इवन बाबुल मंदब के अंदर भी जो कुछ सूरत हाल है, ये कुछ आने वाले दिनों में कंट्रोल हो जाएगी? जो ईरान के ऊपर जो ट्रंप का एक डिसाइसिव अटैक है, वो पता नहीं क्यों मैं जितने भी डॉट कनेक्ट करूं वो फियर खत्म नहीं होता। बहुत अनहैप्पी किस्म की बात है, बहुत पेसिमिस्ट बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका एक कोशिश जरूर करेगा, और उस कोशिश में बहुत ज्यादा हाथ जो है वो ईरान के स्टांस का होगा, जो कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस से और स्ट्रेटेजिक रिट्रीट से काम नहीं ले रहे हैं, जिन्होंने अपना नैरेटिव भी है इतना सख्त कर दिया है कि बेशक वो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो हैं वो मीडिएशन की बात भी करते हैं, लेकिन सामने आके वो बकायदा ट्रंप को चिढ़ा रहे हैं। तो इसमें पॉइंट ये हो सकता है कि जी वो तो बर्दाश्त कर गए, सह गए, हालात और वक्त के वो फाते भी हैं। तो ट्रंप को ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उसे चिढ़ाया नहीं जा सकता? आप क्यों इतने गुलाम जहनियत के इंसान हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी ट्रंप जो है चूंकि एक एम्पायर का बादशाह है तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए? बात यह है कि वो एम्पायर अभी गिरी नहीं है, और ये एक ऐसी दीवार है जो गिरते गिरते भी बहुत जाने ले जाएगी। तो अकल का तकाजा ये है कि बाज़ औक़ात पसपाई बेहतरीन हिकमत अमली है, और पसपाई से मुराद हथियार डालना यहाँ पे नहीं है। ईरान को इस रीजन में कंसोलिडेट कर लेना चाहिए, इस रीजन के अंदर रिश्ते बढ़ाने चाहिए, अपनी इंटिमिडेशन खत्म करनी चाहिए। जब गल्फ को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ओमान और ईरान चलाते रहें, तो ईरान को अपना नैरेटिव भी वैसा ही बनाना चाहिए। तो ईरान का जो सख्त स्टांस है वो उस पर कोई ना कोई हमला जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि उससे ट्रंप पॉलिटिकली बहुत कॉर्नर हो गया है कि अब मजाक उड़ाने तक अगर बात आ जाए तो फिर वहां पे एक तो वहां पे एपेक, फिर जो जायनिस्ट की अपनी बिलियनर्स की लॉबी है, जो इसकी डोनर क्लॉज जो इनको इसको लेकर आए हुए हैं, और साथ में फिर अपोजिशन है। अब दोनों अगर प्रेशर करेंगे तो ये ना चाहते हुए भी, अगर आप वो किताब पढ़ें कि उसका मेरा ख्याल है टाइटल है दूसरी जंग अजीम पे किसी ने लिखी है, मंथ ऑफ मार्च या कोई इस तरह का की नाम है, उसमें मार्च समथिंग है, तो उसमें वो बहुत वाजे लिखा हुआ है कि कोई भी मुल्क जो है वो बहुत विलिंगली जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था।
लेकिन अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी हो गई, इवेंट्स इस तरह से अनफोल्ड हुए कि वो इस तरह से पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया और दूसरी जंग अजीम बन गई। वो कोई भी विलिंगली उसमें जाना नहीं चाहता था। लेकिन हालात ईरान और वाकयात जो हैं वो तारीख के पैराए में भी देखे जाते हैं डॉक्टर साहिबा, और जिसका आप जिक्र कर रही हैं डेफिनेटली उससे भी अगर पढ़ के सबक हासिल कर लिया जाए तो ईरान के लिए नादिर मौका है। इस्लामाबाद टॉक्स में उसकी विन विन सिचुएशन थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहीं, आपने अपनी राय का इजहार किया। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर। नाज़रीन मैं यहाँ पे लूँगा वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हमारे साथ हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, इसराइल को पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदीया जो डील हुई है उससे बड़ा ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कंसर्न उसने शो कराया है और ख़तरा लाहक हो गया है। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो कहा कि ये दिफाई डील जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए की गई है। देखें, बात यह कि पाकिस्तान, तुर्की और जो सऊदी अरब की डायलेटरल ये एक डिफेंस हुआ है, इट इज़ वेरी गुड। और इसलिए भी बेहतर है कि देखिए बड़ा क्लियर प्राइम मिनिस्टर ने भी बात कर दी है, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, इट इज़ डिफेंसिव इन नेचर। कोई किसी मुल्क के खिलाफ इसके ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है। इट इज ओनली डिटरेंस कि कोई मुल्क इन तीन ममालिक पे हमला करेगा तो ये समझ ले कि तीन ममालिक पे हमला होगा, ताकि डिटर किया कि जी आइंदा इन पे हमला न किया जाए। इजराइल को इसलिए प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि इसके बाद हो सकता है खलीजी ममालिक और भी इस डिफेंस माहदे में शामिल हो जाए। बहरीन भी है, आपके सामने तारीफ कर रहा है, फिर कतर भी आ जाएगा इसके बाद, और उसके बाद और खलीजी ममालिक हैं, फिर इजिप्ट है, कुवैत है, एवरीवन। सबसे जो फिक्र है ना इजराइल को वो ये है कि कहीं ईरान भी बाद में इसके अंदर शामिल ना हो जाए। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि जी तमाम इस्लामिक ममालिक इंक्लूडिंग ईरान ऑल आर वेलकम, जो भी इसको ज्वाइन करते हैं, बट इट इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री, इट इज अपना डिटरेंस है, अपने डिफेंस के लिए। और इजराइल का प्रॉब्लम ये है कि जब उसका जो एक ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, उसको वो ख्वाब उसका चिकना चूर होता नजर आ, क्योंकि जब ये आपके सामने अगर कतर भी आ जाता है, बहरीन भी आ जाता है, कुवैत भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, तो आप सोचें कि अगर ये मिडल ईस्ट में कहीं एक्सपेंशन के लिए जाता है इजराइल के लिए, और जिस मुल्क पे हमला करता है वो सारे इनमें शामिल हैं, आप सोच लें कि उसके बाद क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। दैट इज द रीजन कि फिक्र पड़ा है कि मेरा ख्वाब तो इधर है। और लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप ये देख लें कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज इक्विपमेंट और टर्की की बैटल हार्डन फोर्स, सऊदी अरब की बहुत सिंसियर क्लियर हेडेड लीडरशिप और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और पाकिस्तान की बैटल हार्डन आर्मी, नंबर 2 हमारे पास न्यूक्लियर वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, उसके बाद मैच्योर हाईली मैच्योर रिस्पॉन्सिबल मुल्क, और हमने मार्का में दिखा दी हमारी बैटल हार्डन आर्मी कैसी है और हमारे फील्ड मार्शल की कमांड कैसी है, ये भी क्लियर है। ये जब तीनों मिलते हैं आप सोचेंगे ये कितनी बड़ी फोर्स बन जाए। और आइंदा के लिए 3-4 साल के अंदर जब इसको आप डेवलप करते हैं मिलिट्री हार्डवेयर में और चीज़ों में, तो आप देखेंगे काम मिलेगी। तो ये वजह है जिस वजह इजराइल को प्रॉब्लम हो रही है। और उसको वो हमने बड़ी क्लियर बताया कि हमारे जो डिज़ाइन हैं, हमारे जो स्टैटिक डिज़ाइन एसेट्स हैं, वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक हैं। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर कंट्री। लेकिन इंडिया को भी इस पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है और उसके बाद उनको भी वबाल पड़ रहे हैं, और उनको भी अब सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात और पाकिस्तान के साथ डील के ऊपर बड़े कंसर्न्स उन्होंने भी शो कराए हैं, जैसे इसराइल शो करा रहा है। तो इसका मतलब तो ये दोनों स्पॉयलर्स हैं। देखिए वजह ये है कि अगर पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेड फील्ड मार्शल की क़यादत में इंडिया को क्रशिंग डिफीट दी, जिल्लत में शिकस्त दी, मुंह काला किया, आइसोलेट कर दिया, रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, हम रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, मेडिएशन हमने अमेरिका की कर दी, हमारा नाम आसमान पे चला गया। अगर हमने अकेले ने इसका हाल किया और आइंदा इंडिया अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, झूठा ऑपरेशन करता है, स्टेज ड्रामा करता है, आप सोचेंगे 3 ममालिक मिलकर इंडिया का क्या हाल होगा। इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हुई है। दैट इज द रीजन। हमें इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल से हमारा एक इख्तलाफ है कि आप 2 नेशन स्टेट चाहिए, पैलेस्टाइन इजराइल की,
19 be their capital। ये हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी कोई उनसे लड़ाई झगड़े का कोई हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रिगेड साहब, इसको रिलेट कुछ लोग कर रहे थे ईरान के साथ। आप भी अगर देखें तो जिस तरह आपने भी कहा कि अगर ईरान आ गया तो इसराइल के लिए तो और फिक्रमंदी की बात है, लेकिन ईरान के तरफ से ये बयान आया इस्माइल बकाई की जानिब से, ये जो मुआहदा है इसका ईरान के खिलाफ कोई इससे ताल्लुक नहीं है, यानी कि कोई तस्वुर किया जा रहा था कि शायद ईरान के खिलाफ है। आपको लगता है ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा? अल्टीमेटली 7 कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री सारी शामिल हो गई। आप देखें ना, ये जो लड़ाई के बाद इसराइल और अमेरिकन की और ईरान की लड़ाई के बाद खलीजी ममालिक की इन सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है, तो डायनामिक चेंज हो गई है। हमने पूरा डिपेंड किया अमेरिका के ऊपर, हमने $3.3 ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन भी बेचा पूरा। उसने मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, हालांकि ईरान की कोई डिजाइन नहीं है इनकी तरफ, ईरान की हवा क्रिएट किया हुआ है। उस जब वक्त आया तो सारे छोड़ दिया। तो नौ देर हालिक सोच रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हमें खुद भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। कोई किसी मुल्क को सिक्योरिटी नहीं देता अनलेस आप खुद स्ट्रांग हो। वो उनका पाकिस्तान से और सऊदी अरब का हमारा एक पहले ही दिफाई मुआहदा है। अब तुर्की शामिल हो गया, इसमें और मालिक भी होंगे, और ईरान आएगा तो इसराइल की बिल्कुल ही मौत वाक़ है। वो तो ऐसा हिलेगा भी नहीं। तो आप सोच लें ईरान, तुर्की, अब ये इनिशियल, उसके बाद बाकी ममालिक भी अरब ममालिक आ जाते हैं। आप सोचें कि जो एक ख्वाब उसने प्लान किया हुआ था कि मिडिल ईस्ट में जी मेरे यहाँ तक मेरा इलाका है और यहाँ तक मैं जाके पूरे हाफ ऑफ द इवन सऊदी अरब के एरिया में उसको शामिल थे, तो वो कहाँ गए? ईरान ने मजीद शराइत आयद कर दी हैं जो कि पहले से मौजूद थी। पहले जो इस्लामाबाद टॉक्स में भी था, ईरान की तरफ से जो शराइत थी उसके अंदर ये शामिल थी। और मोहसिन नकवी साहब भी इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, अब्बास इराक़ची से भी उनकी मुलाकात हुई। कोई अहम पैगाम फील्ड मार्शल साहब का मेरे ख्याल से गया है, लेके वो पहुंचे हैं। आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को? देखें, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान हैक्टिक एफर्ट कर रहा है कतर मिलके कि इसको दोबारा मसले को सुलझाया जाए, सीज फायर को कंटिन्यू करवाया जाए और फिर मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया जाए। और इसलिए आपने देखा कि पहले ईरान के जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इनको इनवाइट किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है, उनके स्पीकर को भी इनवाइट किया है ताकि मुज़ाकरात की। अभी आपके सामने वहाँ पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत हैक्टिंग मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो फील्ड मार्शल से आते हुए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, ईरानी लीडरशिप से बात कर रहे हैं, सब लोगों से बात की जा रही है। इसीलिए की जा रही है कि इस मसले को सुलझाना बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सऊदी हमारे यूएसए से हमारे बहुत ही फौजी ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ हमारे बहुत हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। और उसके साथ आप ये देख लें कि ये दोनों चीज़ों को देखें, हमारे चाइना से भी है, उसके बाद ये बाकी सऊदी अरब से भी है, चाइना से भी है। इन सारे चीज़ों को देखते हो तो पाकिस्तान इज द मोस्ट फेवरेबल कंट्री इस वक्त दुनिया में, जो साजिश के किरदार सबसे अच्छा करा रहता है। हर एक उस पर ट्रस्ट करता है। पर्टिकुलरली ये यूएसए और ईरान तो बहुत ही ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ये पाकिस्तान को बार बार कह रहे हैं आप कराएं, और ज़ाहिर कतर भी साथ शामिल है। इसलिए ये एफर्ट हो रही है, इसीलिए हो रही है कि किसी तरीके से भी अब दोबारा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरन खोला जाए और नेवल ब्लॉकेट खत्म किया जाए, ताकि दुनिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रही है, इट मस्ट एंड। पूरी दुनिया चाहती है कि कहीं अब लड़ाई ना हो सवाई इसराइल के। इट्स द ओनली कंट्री इसराइल जो चाहती लड़ाई और ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसमें अगर हम देखें हुतीस का भी एक अहम किरदार शुरू हो गया। बीच में एक पीस डील थी जो कि सीज फायर के हवाले से सऊदी अरब के साथ थी। अभी एक शिप के ऊपर अटैक किया और उसमें 2 लोग, एक इंडोनेशियन और एक पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हो गया। आपको लगता है कि अगर ये हालात मजीद बिगड़े तो बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा और हुर्मुज़ तो बंद है ही? मेरे ख्याल में अभी इससे ज्यादा एस्केलेशन नहीं होगी। ये 2-3 दिन में जो ही मुज़ाकरात हमारे कामयाब होते हैं अमेरिका के साथ और ईरान के, ये बाबुल मंदब का भी कोई मसला नहीं होगा। हूथीज़ इस बैठक में जाहिर है कि आपको पता है ईरान ये किसकी प्रॉक्सीज हैं हूथीज़, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस वक्त पूरी कोशिश है कि
कि ये जो शिप लाइन है इसको खोल दिया जाए ताकि दुनिया में जो क्रैशेज हो रहे हैं, ऑयल की देखें प्राइसेस फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। और डिस्पाइट ऑल एफर्ट अमेरिका अपनी फोर्स से इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सका। इसका मतलब नाउ इट हैज टू बी नेगोशिएटेड, और ये अमेरिकन को रियलाइज हो गया। आपको जनरल डैन केन ने भी चेयरमैन ज्वाइन की, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका मस्ट गेट आउट ऑफ दिस वॉर जोन। 80% उनके जो असलहे के जखायर हैं, मिसाइलों के जखायर हैं, वो यूज हो चुके हैं और वो थ्रेट लेवल पे थ्रेशोल्ड चला गया उनका। इसलिए उनको ये सारी सोच के वो डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये 2-3 दिन में कोई ना कोई बड़ी अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। उसके बाद टेक्निकल टीम में भी आपस में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, फिर दोबारा मुज़ाकरात शुरू। रद्दुल फितना हमारा ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में हमने देखा पंजगोर में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जो भारत की तरफ से प्रॉक्सीज का जो सिलसिला इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो काम किया जा रहा है, आपको लगता है कि जो हमारा ऑपरेशन है उसके अंदर इतनी इस्तेदादकार है कि वो इन दहशतगर्दों को या प्रॉक्सीज को जो है जहन्नुम वासिल करते करते इनका खात्मा कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे जो है ना रद्दुल फितना ऑपरेशन है, उसके बाद शबान ऑपरेशन चल रहा था, जब वहाँ पर कोयटा में 27 पुलिस वाले शहीद हुए थे। ये अभी कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें ग्राउंड हमारे रेगुलर ट्रुप्स हैं, एफसी के ट्रुप्स हैं, पुलिस है, काउंटर टेररिज्म फोर्स है, सब मिलके बड़े अच्छे ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से बड़ी दूर तक ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दरख्त तो है नहीं, छुपने की जगह कोई नहीं है, तो ये वहाँ पिक हो जाते हैं। फिर हमारे फोर्स वहाँ से एयर से भी हेलीकॉप्टर मशीन गन है वो फायर करती है, प्लस हमारे ट्रुप पहुंच सर्कल करके मारते हैं। अभी भी आज पंजगोर में देखा कि 5 टेररिस्ट को मारे, और फिर एरिया की कॉम्बिंग की जाती है कि कोई बचा कुचा ना रह जाए इसके अंदर टेररिस्ट। और अभी बड़ी कामयाबी थी, अभी भागते फिर रहे, छुपते फिर रहे। इनका कमांड कंट्रोल सबसे तबाह हो चुका है। इनका अपने कमांडर से ताल्लुक टूट चुका है, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं मिला। ये बड़े सख्त इस वक्त ब्रेक हो गए। यही टाइम है, जितना प्रेशर डालेंगे उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रोग्राम में आप हमारे साथ ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया पेश किया उन्होंने अपना। नाज़रीन, मैं यहाँ पे लूँगा वक्फा, अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, मेरे लिए ऑनर है कि रजा भाई मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करूँ। ऑनर्ड भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, अब्बास सरागची से मोहसिन नकवी साहब की तेहरान में मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी साहब एक बड़े हंगामी विजिट के ऊपर कोई अहम पैगाम लेके लगता गए हैं, और क्या आपको लगता है कोई मुआहदा तय पाने लगा है? ओमान की सरपरस्ती में मेरे ख्याल से कोई मुआहदा कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान होने वाला है। रजा भाई, जब भी मोहसिन नकवी साहब तशरीफ ले जाते हैं तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है जी। मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको वो रिजॉल्व करने गए होंगे। इससे पहले ये खबर आई थी कि ओमान और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो भी तकरीबन कामयाब हैं। हालांकि ईरानी जो ऑफिशियल व्यू पॉइंट था वो ये कि मुज़ाकरात तो कामयाब हैं, लेकिन आबना हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के 6 पॉइंट्स तस्लीम नहीं किए जाते। जी, दोबारा एम्फसाइज किया ईरान ने, दोबारा एम्फसाइज किया अपने पॉइंट्स के ऊपर कि अनकंडीशनल जो फ्रोजन अकाउंट है उनको खोला जाए, उनको दिए जाएं, उसके अलावा जो हर्जाना है वो पे किया जाए, और उसके साथ साथ तमाम पाबंदियां बिला मशरूत हटाई जाए। जी, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शामिल हैं। इसके साथ आपने देखा होगा कि सदर पिज़िक्शियां की कल रहबर से मुलाकात हुई आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से। काफी लंबी मुलाकात और थी। वो काफी तवील मुलाकात है, और जिसके अंदर जो दरपेश मसाइल हैं या डिफरेंट उस मसाइल को हल करने के लिए जो जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर अच्छी खासी बहस हुई है। तो मेरा ख्याल है वहां पे ये तय पाया है कि चीजों को आगे लेके जाया जाए। मेरा अपना जाती ख्याल ये था रजा भाई कि अगर अमेरिका 2 पॉइंट्स भी कर लेता है, मिसाल के तौर पे ब्लॉकेट हटा देता है और ईरानी जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर से पाबंदियां हटा देता है और फ्रीज एसेट्स को किस्तवार खोलने की बात करता है, और रिकंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है उसके हवाले से भी कोई टाइमलाइन दे देता है, तो ये मामला हल है। और ये माजी में भी ये मामला इसी पे हल हुआ था, लेकिन ब्लॉकेट को फौरन खोलना आउट ऑफ 6 और जो एनर्जी एक्सपोर्ट है ईरान अड्डों का खात्मा, यानी अमेरिका यहाँ से रुखसती इख्तियार करे और अपने अड्डे बंद करे यहाँ से। अच्छा, इसमें दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रजा भाई कि जो अड्डे हैं वो तो पहले ही खाली हो चुके, 19 के 19 इस वक्त डिसमेंटल्ड हैं, अनलिवेबल हैं, और यही वजह है कि 3 अड्डों को शिफ्ट किया इजराइल में,
और बाकियों को ग्रीस और टर्की के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक टर्की ने उसकी अप्रूवल नहीं दी है। इसका मतलब ये कि वो अड्डे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, और यही वजह है कि एक नया डिफेंस डील हमारे सामने है और उसमें 5-6 ममालिक ने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है कि वो उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अड्डे कम से कम गल्फ और फिर मिडल ईस्ट, वो दोनों सर्कल में से इस वक्त जो है नाकारा बन चुके हैं। तो ये डिमांड तो पूरी हो जाती है, अमेरिकन डिमांड भी पूरी हो जाती है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 8 है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें ईरान न न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और न किसी से हायर करेगा, तो वो भी उसके अंदर मामला तय है। ईरान का मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह है और ये एक ट्रॉफी है विनिंग की प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जो अपनी आवाम को वो दिखा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं और इसमें फकत ब्लॉकेड रखना दोबारा नेवी का और उसमें इजराइल दोबारा तड़का लगाने के लिए अपनी काविशें डाल रहा है, तो ये तो अमेरिका के मफाद में कि जितना जल्दी हो यहाँ से निकले। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ट्राइलैटरल डिफेंस डील के बाद तो इसराइल को अपनी पड़ गई है। वो तो बयान दे रहा है कि ये खतरनाक किस्म का मुआहिदा है और उससे उसको बड़ी तशवीश लाक है। जी, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि पहले वो तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, आजकल उन्होंने कतर का नाम अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो मायूस हो गए कि कम से कम तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तो वहां कब नहीं रख सकते। तो अब उन्होंने कतर को निशाना बनाया। अगर नफ्ताली बेनेट के नए अगर आप बयानात देखें तो इस हवाले से वो एक टारगेट अपना दुश्मन जरूर करार देंगे जहां पे वो जिंगोइज्म को लेके आगे जाएं। अलबत्ता एक और इसका रिजल्ट आपने देखा होगा इसका डिफेंस एग्रीमेंट का, कि सीरिया की तरफ से कुछ मलेशियाज ने इजराइल को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। वो सीरिया जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कंप्रोमाइज हो गया है और इजराइलियों का इस पे कंट्रोल है, लेकिन इस मुआहदे के फौरन बाद अगली रात को इजराइल की धमकियां और हमलों के जवाब में सीरिया से हमले हुए। ये इसका एक रिजल्ट है, वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की भी डिमांड पूरी होती है तो ईरान को भी ये समझ आ रही है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले जो कंसेशंस ले सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो ले लेना चाहिए। अदरवाइज उसके बाद जो अप्रूवल है, लेकिन मुनव्वर साहब, बिहेवियर तो ईरान का बिल्कुल चेंज है। हम तो देख रहे हैं कि IRGC जो है वो तो जंग की बात कर रही है, वो तो बदला लेने की बात करती रही। हमने ये देखा कि मसूद पज़ेश्कियान साहब पर भी इतना दबाव था कि उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। तो वहाँ के अंदरूनी हालात भी तो थोड़े से हमें देखने पड़ेंगे ना ईरान में, कि इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं क्या। अच्छा रजा भाई, इसको हम किसी और एंगल से भी देख सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ईरानी अगर ये समझते हैं कि वो मजीद पैन ले सकते हैं और वंस फॉर ऑल अमेरिका और इजराइल का जो कांटा है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई अर्ज नहीं है कि जितनी बड़ी हमने कुर्बानी दे दी है, जिसमें रहबर भी शहीद करवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने काफी तबाह करवा दिया, तो थोड़ी सी अगर पैन और ले लें और ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। और फिर ये जो इनफैक्ट डिफेंस डील हुई है इससे भी वो अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। अगर आप अब्बास अरागची साहब की जो आज स्टेटमेंट आई है उसको अगर आप देखें तो उसमें तो वाज़ेह तौर पे ये इशारा मिलता है कि कम से कम रीजनल कंट्रीज को एहसास हुआ है कि वो रीजनल अप्रोच के जरिए से रीजनल मसाइल का हल करें और जो बाहर से बारोड सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो इसको भी वो अपनी कामयाबी गर्दान रहे। तो ईरान के कितना तवक्को है कि ईरान भी इसमें इंटरेस्टेड होगा या इसमें शामिल होगा? ईरान तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी बिल्कुल रिसेंट मुस्तकबिल के अंदर तो मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा कि अगर वो शामिल हो जाता है तो एक जो न्यूट्रल पोजीशन है, अनबायस्ड पोजीशन है पाकिस्तान की, और मुज़ाकरात करवाने की जो सलाहियत है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। फिर तो आपको ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो लिहाजा अभी फिल वक्त थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा। और बाद में चूंकि ये वाज़ेह कर दिया है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तुर्की ने और फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी पाकिस्तान के, कि जनाब जो भी इसमें शामिल होना चाहे वो हो सकता है अगर वो इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स और चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन के साथ एग्री करते हैं। बल्कि हकान फिदान और प्रेसिडेंट एर्दोगान ने तो एक आगे बढ़ के बात की। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम कंट्री हो। इसका मतलब कि साउथ अफ्रीका जिसने स्टांस लिया गजा के ऊपर ICC के अंदर पिटीशन दाखिल की, वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। और अगर रशिया इसे एक डेवलपमेंट, एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करार दे रहा है और चाइना इशारा देता है कि वो इसके पुश्त के ऊपर खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कल को वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन हमें जो इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है इसराइल, आपको लगता है कि साइप्रस, इंडिया, उसके साथ साथ इसराइल
और कुछ और एक आध मुल्कों के साथ मिलकर ये भी कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे? अच्छा, एक कंसेंसस है एनालिसिस का रजा भाई, वो ये कि क्या जो इजराइल की खारजा पॉलिसी है और भारत की खारजा पॉलिसी है, उन्होंने इंटीग्रेट किया है उन्हें इंटरनेशनल सिस्टम में या आइसोलेट किया है? मिसाल के तौर पे आपने अभी सोमालीलैंड का नाम लिया, इजराइल का वाहिद एक जो डेवलपमेंट है सफारती लिहाज से वो सोमालीलैंड है, अदरवाइज वेस्ट में तो वो बदनाम हो गया, अमेरिका में बदनाम हो गया है। अरब ममालिक जो उसके करीब जा रहे थे वो भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए, और जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन किया था वो भी अब सेकंड थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये उनको सिक्योर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो इट्स द केस विद इंडिया। इंडिया को भी छोटे ममालिक के पास जाना पड़ता है और नरेंद्र मोदी एक अननोन अवार्ड बनवाता है और उसे पहनता है, जिसको खुद इंडियन लोग और अपोजिशन जो लीडर्स हैं और सेन वाइसेस एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो भी बातें कर रहे हैं वो तो इसमें तना खड़े, और आप और मैं एक अगर इसको डिस्कस करें और सोचें न्यूट्रल होके, अनबायस्ड होके, तो सोमालीलैंड और ग्रीस और साइप्रस की क्या हैसियत है? क्या उनकी वही हैसियत है जो तुर्की है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की हैसियत है? तो फर्क बड़ा वाजे तौर पे नजर आता है कि वो कहीं भी नहीं खड़े, आइसोलेशन का शिकार हैं। इवन भारत को देख लें, उसको बड़ी तकलीफ हुई इस मुआहदे की, बड़ा वावेला उनके मीडिया में मचा हुआ है, और बड़ी तकलीफ का वो मदरलैंड फादरलैंड वाला, और तीसरा वो डीएनए वाला, इनको मतलब आप एक जगह इकट्ठे कर लें तो ये आइसोलेटेड ममालिक हैं, और इनकी जो अहो बका है मेरे ख्याल से अब सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं। अच्छा, ये इंडिया का जो मामला है रजा साहब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सऊदी अरब, इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा झड़प होती है तो सऊदी अरब अपनी फौजें तो भेजेगा नहीं, और गालिबन तुर्की की फौजें भी हमें जरूरत नहीं पेश आएगी, हमारे खुद इतने जवान हैं तकड़े। लेकिन सऊदी अरब अगर इंडिया की ट्रेड ही बंद कर दे, यानी ऑयल की एक्सपोर्ट बंद कर दे और इंडिया से जो सब्जी और फ्रूट मंगवाता है वो बंद कर दे, तो और फिर इंडियन जो जितने भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उन्हें निकाली दे दे, तो यू कैन इमेजिन कि इंडिया के कितने जबरदस्त और स्ट्रेटेजिक मफादात को गजन पहुंचती है। सो इज द केस इन द केस ऑफ टर्की, जहां पे उनका ट्रेड तो है अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि टर्की की जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस में वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और अगर वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और 5th जनरेशन का कान जो फाइटर जेट से वो शेयर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर इंडिया कहां पे खड़ा होगा। तो इंडिया को इस वक्त लाले ये पड़े। इंडिया ने ड्रोन्स के लिए रिक्वेस्ट की तुर्किया को, और जो ड्रोन्स उन्होंने मांगे थे उसको इनकार कर दिया गया कि तुम ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम ये आपको नहीं दे सकते। इवन फ्रांस ने इनकार कर दिया। फ्रांस को जब इन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो जो इम्यूनेशन है, इंडियन जो रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं, वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं रफाल के साथ, तो फ्रेंच कंपनीज ने इनकार सोर्स कोड नहीं दिया, सोर्स कोड नहीं दिया, उन्होंने भी इनकार जी। तो मेरा ख्याल है चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें रजा साहब, इसमें विन विन सिचुएशन है। अलबत्ता एक चीज जरूर है कि चूंकि इस वक्त तनकीद इजराइल से ये आ रही है और ये तनकीद किसी हद तक ठीक भी है, वो तनकीद ये है कि जो अरब लीग है उनका भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की क्लास है, लेकिन जब इजराइल कतर पे हमला करता है, लेबनान पे करता है, गजा पे करता है, तो वो क्लास इंस्टिगेट नहीं होती। तो क्या इस दफा भी ये होगा? लेकिन इस दफा जो है मामला कुछ डिफरेंट है। एक तो कमिटमेंट सियासी तौर पे बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, दूसरा ये कि ये वो ममालिक हैं जो ईरान और अमेरिका के जंग के अंदर उन्होंने किसी हद तक न्यूट्रलिटी भी दिखाई है और दोनों पार्टीज को करीब लाने की भी कोशिशें की है। तीसरा ये कि इन तीनों के जो वास्ते हैं वो अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं और चाइना के साथ भी अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन में जहाँ इंडिया भी बदनाम हो रहा है और इजराइल भी आइसोलेट हो रहा है, उसमें ये जो डिफेंस अलायंस है वो हमें अफेक्टिव नजर आ रहा है, और बिलखुसूस दहशतगर्दी के खिलाफ, और दहशतगर्दी या तो इजराइल से उठ रही है या इंडिया से उठ रही है, एवरीबॉडी नोज दिस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दहशतगर्द और स्पॉइलर ममालिक हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं और दुनिया ने इनफैक्ट इनको आइसोलेट कर दिया है। बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। आप देखें ना, कभी आप सोच सकते थे कि मिशिगन के अंदर सईद नामी एक अरब ओरिजिन का जो बंदा है वो एक फेवरेट कैंडिडेट के ऊपर उठे? कभी आप सोच सकते थे कि जेरूशलम के बाद जो बड़ी जुइश आबादी रहती है न्यूयॉर्क में, वो हम ममदानी को इलेक्ट करेंगे? तो चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं, इशारे बड़े वाज़ेह हैं। और जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जो है वो खुलेआम क्रिटिसाइज करें और फलस्तीन का झंडा ले रहे हैं, और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो
पाबंदियां आयद करने की फरमाइश करें इसराइल के खिलाफ, तो चीजें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है फर्क खत्म हो गया है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अब तो फर्क ये आ रहा है कि जो जेनोसाइड कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है, वो कौन से ममालिक हैं। इनफैक्ट वो इसराइल है और दूसरा वो इंडिया है। और यहाँ पे हकान फिदान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये जो हमारा अलायंस है ये दहशत गर्दी के खिलाफ है, चाहे वो रियासती स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी हो या फिर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी की जाए। तो मेरे ख्याल में चीजें इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर डिफेंस अलायंस में और ममालिक शामिल होते हैं, इस ट्रायंगुलर जो हमने देखा ये डिफेंस डील जो है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में इस वक्त जो इस खित्ते के हवाले से और दुनिया के हवाले से जो ताकत का तवाजुन है वो आपको बदलता महसूस नहीं हो रहा? मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ रजा साहब के एक नया पोल जन्म ले रहा है, जन्म ले चुका है फॉर्मेटिव फेज में, बिकॉज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसकी आगे जाके होगी, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बहरीनी वजीर खारजा ने भी मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को, इसाक डार साहब को कॉल किया उन्होंने। जी एग्जैक्टली, देखिए ना, इसका मतलब ये कि ये वेलकमिंग डेवलपमेंट है। तो मैं इसको एक नया पोल, चौथा पोल देख रहा हूँ। एक अमेरिका का पोल, एक चाइना का पोल, एक यूरोप का पोल और एक अब तीसरा पोल, चौथा पोल। चौथा पोल क्यों कह रहा हूँ? विकास तुर्की यूरेशिया में है, पाकिस्तान साउथ एशिया में है, सऊदी अरब गल्फ के अंदर है, इजिप्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर है। अगर ये ममालिक शामिल हो जाते हैं तो 4 बर्रे आजम जो हैं या 4 लैंड मासेस इसका हिस्सा बनेंगे। तो ये एक अलग पोल की तौर पे इमर्ज करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस पोल के पास ये खासियत है कि वो अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करता है, तो जो फीड करना है इंडस्ट्री को वो बाहर उसके लिए मोहताज नहीं है, बल्कि बाहर के पोल इनके ऊपर मोहताज है। नंबर 2 ये कि जो अभी गुजर गए हैं अहम तरीन, वो इसी पोल के अंदर आती हैं। और नंबर 3 ये कि ये वो पोल है जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात की प्लेयर्स सिस्टेमिक लेवल पे सबके साथ हैं। नंबर 4 ये कि इन्हें ब्लॉक पॉलिटिक्स का अच्छा तजर्बा है और इन्होंने चोटें खाई हुई है मुख्तलिफ औकात में, जहां पे ये फिर सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी में गए, वो तुर्की का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो। और सऊदी अरब में एक नई सोच ने जन्म लिया है कि बजाय वो बाहर की तरफ देखें, वो अपनों की तरफ देखें। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सारे करेक्टरिस्टिक्स सब में कॉमन वजह अमेरिका है। डॉक्टर साहब, इस सब में कॉमन वजह अमेरिका है। कॉमन वजह इसमें आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए ना, अमेरिका भी इसको वेलकम कर रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सेल्फ रिलायंस पे जाने की वजूहात की बात की जा रही है ना, तो सेल्फ रिलायंस पे जाने की वजूहात में सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है। जब F-35 नहीं दिया तो कान बना लिया, पाकिस्तान को F-16 रोके तो JF थंडर बन गया। अब बात यही है कि सेल्फ रिलायंस पे जाने की वजूहात को देखा जाए। वो आप देखें ना, आज ईरान के पास ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों आए उनके पास? इनफैक्ट अमेरिका की पाबंदियों की वजह से आए ना। और जॉन गाल्टुंग ने यही सजेस्ट किया था स्मॉलर नेशंस को कि आप अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस लें और दूसरा आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करें। और ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि ये ना हो और आपके ऊपर एक न्यू कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो है वो रूल करता रहे। तो इसको तोड़ते हुए हम देख रहे हैं। वो हमारे उस्ताद थे डॉक्टर ताहिर अमीन, वो हमेशा कहते थे कि आज़ादी हमने 3 स्टेजेस में लिए ना, एक सियासी हो गई, दूसरा माशी हो गई और तीसरा सकाफती हो गई। मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त आप कर रहे हैं सिक्योरिटी के रेल्म के अंदर, इसके आने वाले दिनों पे आपको सियासी, माशी और सकाफती असरात नजर आएंगे। ये ईरान ऐसे ही वेलकम नहीं कर रहा, ऐसे ही 5-6 ममालिक ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहे, ऐसे ही जो की प्लेयर हैं सिस्टेमिक लेवल के वो समझ रहे हैं कि ये असल डेवलपमेंट क्या है। तो मेरा ख्याल है, और इस पे जो स्टेटमेंट आ रही है ना जिम्मेदारान की तरफ से, वो बड़ी जची तुली है। अगर आप स्टेटमेंट किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये अमन इस्तेकाम के लिए है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के पान।